हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास जिसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप अग्नाशय के बारे में जानेंगे, अग्नाशय के सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एक बीमारी हो जाती है, आपको पता है, डायबिटीज, जिसे आप मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, मधुमेह, शर्करा रोग जिसे आप बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे, हम मधुमेह की भी बात करेंगे, डायबिटीज के कॉज, डायबिटीज के टाइप्स, सबकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो से आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, आपके प्रॉपर वेरी सुंदर नोट्स बन जाएंगे और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिवर को मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिवर को आप समझ गए हैं। लिवर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही आप पैनक्रियास को समझ लीजिए, फिर मैं स्टमक भी आपको समझा दूंगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका आपका प्रॉपर आपको उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप फूड्स पढ़ते हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। कोई और सिस्टम आप डिटेल से पढ़े ना पढ़े, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम पैनक्रियास पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अग्नाशय को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी सुनेंगे। मैं बोथ लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगी, बायलिंगुअल क्लास रहेगा, तो उसकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए बहुत ध्यान से। मैंने इसलिए आपको ये इमेज आज दिखानी है, कुछ बताना है। ठीक है, तो पहले आप ये चीज देख लीजिए, ये क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ी सी ग्रंथि, ये क्या है? ये लीवर है। ठीक है, नीचे ये क्या है? ये ड्यूडेनम का पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला ड्यूडेनम। आप क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी बोलते हैं। इसके दो नाम है हिंदी में, आप इसको पक्वाशय भी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको पक्वाशय, और या फिर इसको ग्रहणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्लियर? तो ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? आपकी येलो वाली जो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये क्या है? ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जिसको आप अग्नाशय बोलते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये क्या है आपके? ये आपके पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर, जिसमें जो लिवर जो बाइल को बनाता है, तो बाइल आपके स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ये बात तो आप जानते हैं। और जब इसकी जरूरत पड़ती है तब ये जो है आपके सिक्रीट होता है और अपना काम करता है। अब मुझे आपको ये इसलिए बताना है कि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि कहाँ पर इसका सिक्रीशन होता है और कैसे सिक्रीशन होता है। तो देखिए ध्यान से, सब बच्चे देखेंगे। गिव मी मिनट, मैं कलर चेंज कर लूं अपने पेन का। ये देखिए, सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये जो आपको लिवर दिख रहा है, ये लिवर है। ठीक है, लिवर से जो आपके डक्ट निकल रही है, लिवर से जो डक्ट निकल रही है उसको हेपाटिक डक्ट बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि हेपाटिक टर्म आपके लीवर के लिए यूज किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लीवर की हेपाटिक डक्ट को हिंदी में हेपाटिक डक्ट ही बोलते हैं, उसको इस तरीके से लिख देते हैं, हेपाटिक। कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाया करो। अरे मैं कोई फ्रेंच थोड़ी बोल रही हूँ, मैं हिंदी ही बोल रही हूँ मेरे बच्चे, आप समझो। तो हेपाटिक ही बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो लिवर से जो डक्ट निकल रही है वो कौन सी डक्ट है? हेपाटिक डक्ट है ना। डक्ट मतलब नली, जिससे कोई भी सिक्रीशन आएगी। क्लियर? फिर ये जो गॉल ब्लैडर देखिए, जिस डक्ट से हेपाटिक डक्ट में जुड़ा हुआ है, इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट कौन सी है? यहां पर आप सब देखेंगे, ये जो गॉल ब्लैडर से ये जो ये डक्ट निकली है और ये आके जुड़ गई है, आपके हेपाटिक डक्ट में जुड़ गई है। तो मतलब एक हेपाटिक डक्ट आ रही है, एक ये सिस्टिक डक्ट जुड़ गई। सिस्टिक डक्ट मतलब इसको क्या बोलेंगे? बाइल, जो आपके गॉल ब्लैडर वाली जो डक्ट है, जिससे गॉल ब्लैडर पित्ताशय आपके बाइल जूस सिक्रीट करेगा, बाइल जूस को बाहर निकालेगा, उस डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, ये दोनों एक हो गई, ये दोनों एक हो गई। तो ये जो नीचे एक हो गई ये दोनों, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन बाइल डक्ट। ये जो है आपकी ये वाली, अब देखिए ये दोनों एक हो गई ना। ये इसकी ऊपर वाली भी हो, एक यहां से भी जो आ रही थी हेपाटिक डक्ट और यहां से आ रही थी सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों एक हो गई। इसको बोलते हैं आपके कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। क्यों बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट? क्योंकि अब ये दोनों एक हो गई, हेपाटिक डक्ट और आपके सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके एक हो गई। और यही जो डक्ट है, यही जो नली है आपके, ये पैनक्रियाज में जाती है स्टूडेंट। पैनक्रियाज से होती हुई आपके ड्यूडेनम वाले पोर्शन में खुलती है।
ठीक है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी बॉडी में वसा जाता है तो बाइल जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये बात आपको पता है। और वो वसा का क्या करता है, फिजिकल ब्रेक डाउन कर देता है, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मतलब इमल्सिफिकेशन कर देता है वसा का। तो कहाँ करता है, मैंने आपको ये चीज बताई है और आपको पता होनी चाहिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, छोटी आंत में करता है, ठीक है। तो छोटी आंत में कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। अब जब वसा आएगा तो लीवर ने बना करके बाइल गॉल ब्लैडर को दे दिया है बाइल कि भाई तुम अपने पास स्टोर कर लो, और जब वसा आएगा तब तुम निकलना। तो ये जब निकलता है तो ये देखिए, ये दोनों की नली, मतलब मुझे बताना है कि एक ही है। हिपैटिक डक्ट की नली भी एक है, जो गॉल ब्लैडर की नली है सिस्टिक डक्ट, फिर ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये देखिए, ये पेनक्रियास से होती हुई आपके ड्यूडेनम में खुल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो पेनक्रियास की डक्ट है आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो पेनक्रियास की डक्ट है, ये भी इसी कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है। तो मतलब कहने का है, पेनक्रियास जो एंजाइम सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर जो आपके पित्ताशय निकाल रहा है, पित्तरस निकाल रहा है, ये सारी चीजें एक साथ ही ड्यूडेनम में आती हैं, है ना, ऐसा नहीं अलग अलग आती हैं। जब आपके ड्यूडेनम में खाना आता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में हर समय थोड़ी खाना आता है, जब भी खाना आता है तो ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं आपको भोजन को पचाने के लिए, ये बात तो आपको पता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है, आपको ये चीज समझनी है कि कैसे आता है, क्या कौन सी डक्ट लेकर के आती है। तो लिवर से जो डक्ट निकल रही है वो हिपैटिक डक्ट निकल रही है, गॉल ब्लैडर वाले डक्ट को आपके सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये दोनों मिलके एक डक्ट बना लेते हैं जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट आपके पेनक्रियाज में एंटर करती है, अग्नाशय में एंटर करती है, फिर अग्नाशय वाली डक्ट भी इसी से जुड़ जाती है ना, अग्नाशय वाली डक्ट भी इससे जुड़ जाती है। तब ये कहलाती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहलाती है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों कहलाती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये क्योंकि हिपैटिक डक्ट भी इससे जुड़ गई और पेनक्रियास की खुद की नली भी इससे जुड़ गई। तो ये नली ऊपर से आ रही थी, ठीक है, एक हो गई थी कॉमन बाइल डक्ट, और आपके पेनक्रियास की नली भी आपस में जुड़ के ये आपके ड्यूडेनम में दोनों खुलती हैं, ड्यूडेनम में खुलती हैं। तो इसका नाम हो जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या हो जाता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है और अभी मैं फिर से समझाती हूं। यहाँ पर आपके एक मसल पाई जाती है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना ये चीज, स्फिंक्टर क्या होता है स्फिंक्टर वो मसल्स होती हैं, वो टाइट रबड़ बैंड जैसी मसल्स होती हैं जो किसी भी सिक्रीशन को वापस नहीं जाने देती। अब यहाँ से जो एंजाइम्स आ जाएंगे ड्यूडेनम में, तो ऐसा थोड़ी ही कि ये वापस चले जाएंगे, ये वापस नहीं जा सकते, और इतनी आसानी से आते भी नहीं है, इतनी आसानी से आते भी नहीं है कि भाई पेनक्रियास जो है इतनी आसानी से सारे, वो तो उसमें तो एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते रहते हैं, तो इतनी आसानी से थोड़ी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स आपके आते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी तो आएंगे। तो यहाँ पर जहां पर ये ओपन होती है आपके हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर आपके एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर में आपको बता चुकी हूँ, रबड़ बैंड की तरह मसल्स होती हैं, इतनी टाइट मसल्स होती हैं जो ना तो आसानी से किसी चीज को अंदर आने देती हैं और ना ही आसानी से वापस जाने देती। वापस तो बिल्कुल नहीं जाने देती, यहाँ से घुस तो जाता है अंदर लेकिन वापस नहीं जाने देती। तो जो स्फिंक्टर आपके यहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम में पाया जाता है, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के नीचे पाया जाता है, उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। मैं यहां पर लिख देती हूं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या आप ऑडी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओडाई क्या बोलेंगे इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जैसे मैंने आपसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला था, स्फिंक्टर भी बोल देते हैं इसको। पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया था ना, आपने बताया था पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, जहां पर पेट स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, यहाँ पे स्टमक भी तो है, तो स्टमक का जो हिस्सा आपके ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, पाइलोरिक वाला रीजन कनेक्ट हो रहा होता है ड्यूडेनम से, छोटी आंत से, उस रीजन को हमने क्या बताया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और ये जो आपके हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट जहां ड्यूडेनम में खुल रही है आकर के अपने एंजाइम्स लेकर के, तो वहां पर जो एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। ये जो है ये आपके पेनक्रियास के सिक्रीशन को और बाइल की सिक्रीशन को कहाँ लेकर के आती है, स्त्रावण को कहाँ लेकर आती है, छोटी आंत में लेकर आती है। क्लियर हो गया, और ये वापस नहीं जाने देती सिक्रीशंस को। तो ये एक
पहले तो कॉमन सी चीज़ थी और बहुत ज़रूरी है आपको बताना, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाई है कि हिपैटिक डक्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट क्या है, दोनों मिलकर बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आपके अग्नाशय में खुलती है, इसी में मिल जाती है आपके अग्नाशय वाली नली भी, है ना, अग्नाशय वाली नली भी इसी में मिल जाती है। तो ये दोनों मिलकर बन जाती हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती है और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उस स्फिंक्टर को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। एम आई क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई सबको? चलिए अब हम आ जाते हैं पैनक्रियास पर। अब सब ध्यान से पैनक्रियास को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पर पूछा था, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड कौन सा है? आप में से पता नहीं कौन वो बच्चे हैं जो मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं, वो बच्चे हैं, या भैया जो तुक्का मारते हैं वो बच्चे हैं। स्टमक को लगा दिया है हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, मतलब कमाल कर दिया है। हेटेरो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है जो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर दे, ठीक है। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड मैंने पूछा है, स्टमक लगा दिया। स्टमक को किसने बताया आपको कि स्टमक आपके ग्रंथि है? किसने बताया है ये चीज? किसने बताई है कि स्टमक जो अमाशय है वो ग्रंथि है? मैंने बताई है कभी ये चीज आपको? अमाशय में ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन अमाशय खुद ग्रंथि है, ये किसने बताया आपको? तो जो बच्चों ने आमाशय आंसर लगाया है, बड़ी मतलब लगता है ना कि जैसे दिमाग कम है, ऐसा फिर फील होता है कि जैसे दिमाग है ही नहीं, या तो यूज करना नहीं चाहते हैं या फिर कम है बिल्कुल। ये चीजें थोड़ा सा गुस्सा दिला देती है। मतलब अगर मैं एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ तो क्या मेरे पास 2 सेरिब्रम है क्या? भगवान ने मुझे 2 सेरिब्रम रख के भेजे है ना? नहीं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं कोशिश करती हूँ आपको कि आपको वो चीज समझाऊं, तो उसको समझिए। एटलीस्ट ऐसे ही आंसर तो मत कीजिए जिसे देख के हंसी आने लग जाए। जो भी बच्चों ने किया है, अगर वो क्लास में मौजूद हैं और उन्होंने गलत आंसर किया है तो बहुत गलत बात है। अग्नाशय ग्रंथि, वो सॉरी अमाशय कब से ग्रंथि होने लग गया? अमाशय को किसने ग्रंथि बताया है? खैर कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा समझ है वो वैसे ही आंसर करेगा, है ना। क्योंकि अब आपने अपने दिमाग में ये चीज बैठाई रखी है कि नहीं, अब इसको बोल दो कि ये एनाटॉमी है, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो ये तो बेकार की बातें हैं। ये पाचन तंत्र है, कक्षा 6 या 7 या 8 9 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं इसको, हिंदी मीडियम में भी, ठीक है ना। सब हिंदी मीडियम के हैं, मैं भी हिंदी मीडियम की, मुझे पता है। कक्षा 9 से पाचन तंत्र पढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो फिर आप अपने मन में बैठा रखा है कि नहीं समझना एनाटॉमी, तो मत समझो, कोई बात नहीं है। फिलहाल पैनक्रियास देखिए, सब ध्यान से देखेंगे पैनक्रियास को और सब ध्यान से आंसर करेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है। पैनक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। भाई ये अग्नाशय है, ठीक है। इसे हिंदी में एक और नाम दिया गया है, क्लोम ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? क्लोम ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? क्लोम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पैनक्रियास अग्नाशय इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कौन सी ग्लैंड कहलाती है? मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब मिश्रित ग्रंथि है ये। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि पैनक्रियास हैव एक्सोक्राइन पोर्शन एंड एंडोक्राइन पोर्शन। मतलब आपके अग्नाशय बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, इसलिए पैनक्रियास को आपके हेटेरोक्लाइन ग्लैंड बोला जाता है। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड या हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, कुछ भी बोल दीजिए आप। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्सो, वही मिक्स वाली बात, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्सो मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। तो आपने पहले तो पैनक्रियास के बारे में समझा, पैनक्रियास क्या है। पैनक्रियास आपके अग्नाशय है हिंदी में, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या समझी पैनक्रियास के बारे में? आपने इसके नामों को जाना अभी, किसको कितने नामों से जाना जाता है। अग्नाशय को हिंदी में क्लोम ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये चीज भी लिखिए। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर करते रहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेनक्रियास,
अग्नाशय, ठीक है, जिसे आप क्लोम ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैनक्रियाज के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये एक्सोक्राइन क्या है, ये एंडोक्राइन क्या है, ये मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर बता देती हूं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एग्जिट हो जाना। जब कभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी हॉल वगैरह में जाते हैं, तो जिस गेट से आप एंट्री करते हैं उस गेट से आप वापस नहीं जाते, वहां दूसरा गेट लगा होता है, उसमें बड़ा बड़ा ऐसा रेड से एग्जिट लिखा होता है, ना एग्जिट, यहां से बाहर जाइए। पिक्चर देखने तो सभी गए होंगे कभी ना कभी मूवी देखने, तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर, तो इसीलिए एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथि है, ये बहिर्स्रावी है, अंतःस्रावी भी है। बहिर्स्रावी ग्रंथि या बहिर्स्रावी पोर्शन हम उस चीज को बोलते हैं जब कोई सिक्रीशन आपके नली में बहती है, नाली में, ठीक है, नली के थ्रू अगर कोई चीज बह रही है तो ऐसी सिक्रीशन को हम एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन स्त्रावण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपके एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वह सिक्रीशन जब कोई भी पदार्थ सीधे ब्लड में मिल जा रहा है, किसी नली के थ्रू नहीं बह रहा, सीधे किस में मिल जा रहा है, ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है, सीधे ब्लड वेसल में जाकर के आपके मिल जाता है, इसे हम एंडोक्राइन बोलते हैं। नॉर्मली आपके पूरी बॉडी में जो सिक्रीशंस होती हैं वो ज्यादातर आपकी एक्सोक्राइन होती हैं, मतलब बहिर्स्रावी होती हैं। आपकी लार बहिर्स्रावी ग्रंथि है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सलाइवा आपके डक्ट से होता हुआ, नली से होता हुआ बहता है, ठीक है। दूध है, मैमरी ग्लैंड, जो औरतें दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो दूध एक नली में होता हुआ आता है, ठीक है। ये सब आपके स्किन पे जो ये आता है, पसीना आता है, ये भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्लियर है। एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ही एग्जाम्पल है और वो बहुत मुख्य एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि एक ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, वो है हार्मोन्स। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथियां आपके सारी सिक्रेशंस को सिक्रेट करती हैं। आपके एंजाइम्स हैं, बहिर्स्रावी से सिक्रेट होते हैं। आपका दूध है, मिल्क है, बहिर्स्रावी से सिक्रेट होता है। आपका सलाइवा है, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से सिक्रेट होता है। इतनी चीज समझ में आ गई? तो इसीलिए आपके पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। अब कहां पर ऐसा है, कौन सा पोर्शन पैनक्रियाज का, अग्नाशय का एक्सोक्राइन है, कौन सा पोर्शन पैनक्रियाज का एंडोक्राइन है, ये हम समझने जा रहे हैं। तो सबको दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियाज है, ये येलो कलर का जो पोर्शन है आपके, ये जो है ये क्या है, आपके पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, ठीक है। आप सबको इसमें ये देखिए, ये डक्ट दिखाई दे रही है, जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर की है, इसको रेड किया है, डक्ट दिखाई दे रही है। डक्ट में आपको ये देखिए, ये ऐसे दिख रहे हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सबको, जो मैं बना रही हूं, ये वाला पोर्शन सबको क्लियर है। इसे स्टूडेंट, ये जो चीज है ये डक्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है, सबको दिख रहा है डक्ट से जुड़ी हुई है। इसको एसिनाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिनाए। एक्नी भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसका है एसिनाए, ACINI, ठीक है। क्या बोलते हैं? एसिनाए। ये क्या कहलाते हैं? पैनक्रियाज एसिनाए। ये पैनक्रियाज का लगभग 99% बनाते हैं। कितना परसेंट बनाते हैं? 99% पैनक्रियाज में पैनक्रियाज एसिनाए पाए जाते हैं। ये एक्सोक्राइन पोर्शन है, बहिर्स्रावी पोर्शन है। देखिए क्यों बहिर्स्रावी पोर्शन है, देखिए ये डक्ट से जुड़े हैं, ये डक्ट है, डक्ट जा रही है ये पैनक्रियाज की, और देखिए ये डक्ट से जुड़े हैं, ये देखिए ये घड़े जैसी आकृति है, और ये देखिए डक्ट के थ्रू जुड़े हुए हैं पैनक्रियाज से। डक्ट मतलब नली, जुड़े हैं नली से कि नहीं जुड़े हैं? यस और नो में आंसर करिए। जुड़े हैं ना, ये नली के थ्रू जुड़े हैं। तो ऐसी जब नली से जुड़े हैं तो मतलब जो भी सिक्रीशन देंगे ये नली में देंगे, इस नली में देंगे, और नली से होता हुआ आपके ड्यूडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो मतलब ये एक्सोक्राइन पोर्शन है। तो इस पोर्शन को, इस एक्सोक्राइन पोर्शन को पैनक्रियाज के एसिनाए बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनाए बोलते हैं। ये पैनक्रियाज का 99% बनाती है। कितना बनाती है? 99%। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नाशय का 99% तो
एक्सोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है, ठीक है, एसिनाय से बना हुआ है। पेनक्रियाज 99% पेनक्रियाज का एसिनाय से बना हुआ है, मतलब उसमें से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। क्लियर है? अब जो आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये जो आपको ये वाइट वाइट फ्लावर दिख रहे हैं, ये ऐसे करके, ये ठीक है, डॉट्स जैसे दिख रहे हैं, वाइट वाइट फ्लावर जैसे दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन यहीं छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं अपनी सिक्रीशन, और ये ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल में इनकी सिक्रीशन मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया जो अपनी सिक्रीशन सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एंडोक्राइन सिक्रीशन कहलाती है, अंतःस्रावी सिक्रीशन कहलाती है, ठीक है। इसे आपके बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये लैंगरहांस नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इस पोर्शन का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। हिंदी में से बोलते हैं आइलेट्स की द्वीपिकाएं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, लैंगरहांस की द्वीपिकाएं, है ना। तो ये कितना पोर्शन बनाती है पेनक्रियास का? ये केवल 1 से 2% पोर्शन होता है इसका पेनक्रियास का। अग्नाशय में आइलेट ऑफ लैंगरहांस या लैंगरहांस की द्वीपिकाएं केवल 1 से 2% ही पाई जाती हैं, ठीक है, 1 से 2% पाई जाती हैं, तब भी कितनी होती हैं? 10 मिलियन, न जाने 1 मिलियन कितनी होती है, भगवान जाने, मिलियंस में होते हैं ये, मिलियंस में अग्नाशय के अंदर, पेनक्रियास के अंदर, ठीक है। और ये कैसा पोर्शन है? ये एंडोक्राइन पोर्शन है। ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट किस में छोड़ते हैं? ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़ते हैं। तो क्योंकि ये दोनों तरीके के काम एक साथ करती है, ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है पेनक्रियास, इसीलिए पेनक्रियास आपके मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाता है। समझ में आया इतनी बात कि नहीं समझ में आई? आई रिपीट, पेनक्रियास में, ये पेनक्रियास है आपका, पेनक्रियास का 99% भाग बनाता है आपके एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि है पेनक्रियास, 99% भाग पेनक्रियास का बनाता है। इसे एसिनाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिनाय बोलते हैं, ठीक है। बचा हुआ जो 1% है या 2%, 98 भी हो सकता है, कहीं 99 भी हो सकता है, जो भी 1%, 2% बचा है, वह पोर्शन पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? एंडोक्राइन, मतलब यहां से हार्मोन सिक्रीट होंगे, और इसे बोलते हैं आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस या लैंगरहांस की द्वीपिकाएं। यहां से क्या सिक्रीट होगा? आपके हार्मोन सिक्रीट होंगे। अब ऐसा नहीं केवल यही सेल्स पेनक्रियास में पाए जाते हैं, पेनक्रियास में करोड़ों सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल 2 ही तरीके के सेल से मतलब है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन सिक्रीशन हमें पढ़नी है, तो हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सेल पाए जाते हैं पेनक्रियास में, उससे हमें क्या लेना देना। तो चलिए पहले पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ लें, पहले एंजाइम्स पढ़ लें। पेनक्रियास एक्सोक्राइन मतलब बाहिर्स्रावी ग्रंथि है, नली में बहता हुआ ड्यूडेनम में आएगा और क्या करेगा? भोजन का पाचन करेगा, भोजन को डाइजेस्ट करेगा। तो पहले पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी ड्रॉ द पेनक्रियास। बना लूं पेनक्रियास? उतना बढ़िया तो नहीं बनेगा, बट चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ। पत्ती जैसा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पेनक्रियास आपके क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, ये बात आप समझ गया। ये देखिए भाई, ये ऐसे जा रही है, नली जैसी जा रही है पेनक्रियास में, और इसमें ये जो घड़े जैसी आकृति बनी हुई है, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, ये पेनक्रियाटिक एसिनाय है, ठीक है। और ये क्या निकालेंगे? जब फूड आपका ड्यूडेनम में आएगा, काइम आपका ड्यूडेनम में आएगा, तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जरा आंसर दीजिएगा। मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से, आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में क्या चीज डाइजेस्ट होती है? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ सब बच्चे। मुख में आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कितना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है मुंह में आपके? 30% कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है। कौन मुंह में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? कौन सा एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? टाइलिन, या उसे आप अमाइलेज बोलते हैं। टाइलिन एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन स्टार्ट कर देता है। जो स्टार्च है वो आपके माल्टोज में टूट जाता है, 30% माल्टोज में आपके वो टूट जाता है, ठीक। फिर वो कहाँ आता है? कार्बोहाइड्रेट पेट में आता है। पेट में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर वो आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब आपके कार्बोहाइड्रेट आपके यहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया,
ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके क्या लगा हुआ है, पैनक्रियास लगा हुआ है। तो पैनक्रियास कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए निकलेगा, पैनक्रियास से कुछ एंजाइम निकलेंगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। दूसरा आपका मेन एंजाइम, मेन न्यूट्रिएंट कौन सा है, प्रोटीन। ठीक है, तो बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत तेजी के साथ कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस समय मेरे साथ। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पेट से स्टार्ट होता है। प्रोटीन पेट में, स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक में कौन निकलता है प्रोटीन को पाचन करने के लिए? पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है। रेनिन तो मिल्क प्रोटीन में काम करता है। पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, या आप इसको पेप्टोन्स भी बोल सकते हैं, है ना, पेप्टोन्स भी बोल सकते हैं। पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में तोड़ देता है प्रोटीन को। फिर प्रोटीन कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस पे कौन काम करेगा? अब इस पे काम करेगा अग्नाशय से निकलने वाला प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है। अब तीसरा कौन सा मेन न्यूट्रिएंट है? फैट। फैट कहाँ टूटता है? मुख में टूटता है फैट। वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वसा का पाचन आपके मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि वसा का पाचन थोड़ा सा 0.5% या 1% गैस्ट्रिक लाइपेज भी कर देता है। आमाशय में जो गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है वो वसा पे हल्का सा अपना इफेक्ट डालता है, लेकिन मुख्यतः आपके वसा कहाँ पचेगी? आके वसा पचेगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पे कौन काम करेगा? पैनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम। तो मतलब पैनक्रियास से क्या निकल रहा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहे हैं। ठीक है, पैनक्रियास से क्या निकलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे। मतलब ऐसा अग्नाशयी रस निकलेगा, ऐसा संपूर्ण पाचक अग्नाशयी रस निकलेगा जो क्या करेगा? जो भोजन का कंप्लीट पाचन करने में मदद करेगा। लेकिन कंप्लीटली ये भी नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। सबसे लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स निकलते हैं, वही कंप्लीट डाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो पाचन आपके मुख से स्टार्ट होता है, आपके मुंह से स्टार्ट होता है। ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता, आपके स्टमक में पाचन होता है। फिर ये ड्यूडेनम वाला भाग है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, यहीं पर आपके पैनक्रियास लगा हुआ है। जब फूड आपके स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, तो भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, जिसे हम पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। क्यों? क्योंकि इसमें फूड को पचाने के लिए सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर यह भोजन को लगभग 99% तक पचा देता है। थोड़ा फिर भी बचता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उस पर काम करती है, छोटी आंत उस पर काम करती है, और छोटी आंत के एंजाइम्स फूड को बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में वो यूज होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में प्रोटीन यूज होते हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के फॉर्म में कौन यूज होते हैं? फैट्स यूज होते हैं। उसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन चकनाचूर कर देती है फूड को। तो अब हम पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सोक्राइन पोर्शन है। एक्सोक्राइन पोर्शन एंजाइम सिक्रिएट करती है। एंजाइम्स का काम होता है भोजन को तोड़ना, भोजन को सरलतम रूप में तोड़ना ही एंजाइम्स का काम होता है। किसका काम होता है? एंजाइम्स का। भोजन का पाचन करने में एंजाइम हेल्प करते हैं। भोजन आपके जटिल रूप में आप अपने मुंह में लेते हैं, जटिल फॉर्म में आप अपने मुंह में लेते हैं, उसको सरलतम रूप में तोड़ने का काम कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। तो अब हम पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम्स को पढ़ेंगे कि वो किस पर कैसे काम करते हैं। समझ में आ गया आपको? और काम ये होता कहाँ पर है भाई? पैनक्रियास तो केवल एंजाइम निकाल सकता है ना बेचारा, वो अपने अंदर फूड को लेके थोड़े डाइजेस्ट कर सकता है। तो डाइजेशन तो आपके ड्यूडेनम में ही होगा। डाइजेशन कहाँ होगा? ड्यूडेनम पक्वाशय ग्रहणी छोटी आंत के भाग में ही होगा। क्लियर है? यहीं पर तो निकल रहा है ना पैनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम। तो चलिए भाई, सबसे पहले तोड़ते हैं प्रोटीन को। सबसे पहले किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को तोड़ते हैं। प्रोटीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये चेन में आते हैं। ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, लंबी लंबी पेप्टाइड्स, लंबे लंबे प्रोटीन की चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है ना, ये सरलतम रूप से टूटते नहीं है। पेट पहले इनको तोड़ता है, कच कच करता है, फिर जो है आपको ये अग्नाशयी रस इनको तोड़ता है, फिर भी ये बच जाते हैं, फिर इनको छोटी आंत तोड़ती है, तब जाकर ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो चलिए पहले प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। पैनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा। कौन सा एंजाइम पैनक्रियास से निकलता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए?
कौन सा एंजाइम निकलता है आपके प्रोटीन को तोड़ने के लिए? निकलते हैं प्रोटीएज। क्या निकलते हैं? प्रोटीएज। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से हैं सब मेरे साथ लिखेंगे। नंबर 1 आपके निकलता है ट्रिप्सिनोजन। कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ लिखिए ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिनोजन। कहां से निकल रहा है ये? पैनक्रियास से, अग्नाशय से। दूसरा लिखिए काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये मत बोल देना एमबीबीएस पढ़ाने लग गई मैम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जिसको लगता है सिलेबस में नहीं है वो क्लास छोड़ के जा सकता है। काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, लिख लिया ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा एंजाइम लिखिए प्रोटीन को पचाने के लिए आ रहा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पेप्टिडेज लिख लीजिए या पेप्टाइडेज लिख लीजिए। लिखिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लिख लिया। फोर्थ एंजाइम लिखिए आप लोग प्रोइलास्टेज। प्रोइलास्टेज प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशय से प्रोटीएज एंजाइम निकलते हैं। इन चारों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं? प्रोटीएज एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन पर काम करेंगे। ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ये चारों एक साथ क्या बोले जाते हैं? प्रोटीएज एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम निकालता है अग्नाशय? अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, मेरे साथ बोलते चलेंगे सब, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोइलास्टेज। ठीक है, ये चारों एंजाइम निकले। ये चारों इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये चारों? इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये बस अग्नाशय ने निकाल दिए हैं कि जाओ जाओ खाना आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ तुम चारों लोग और जाके प्रोटीन को ऐसी की तैसी करो प्रोटीन की। ये कहते हैं ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, ड्यूडेनम में आ गए, है ना। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है, लिखिए, एंटीरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? एंटीरोकाइनेज। लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिनोजन को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? ट्रिप्सिनोजन को, है ना। और ट्रिप्सिनोजन को पकड़ के ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन में। तो लिखिए यहां ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन किस में बदल जाता है? ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ऐसे हिंदी में लिखते हैं ट्रिप्सिन। इस पे किसने काम किया? एंटीरोकाइनेज ने। किसने काम किया? एंटीरोकाइनेज ने। एंटीरोकाइनेज कहां से निकला? स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। एंजाइम अग्नाशय ने निकाल दिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कुछ काम करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है चलो तुम अग्नाशय एंजाइम भेजो, मैं इसको एक्टिव कर दूंगी। ठीक है, अग्नाशय ने एंजाइम भेजे, प्रोटीएज एंजाइम भेजे, प्रोटीन को पचाने वाले 4 एंजाइम भेजे। उसमें से ट्रिप्सिनोजन पे काम कर दिया एंटीरोकाइनेज ने। इसको किस में बदल दिया? इसने इसको ट्रिप्सिन में बदल दिया। अब ये ट्रिप्सिन कैसी फॉर्म हो गई है? एक्टिव फॉर्म हो गई है। अब ये प्रोटीन को पचा सकता है। तो ट्रिप्सिन किस किस को अब जगाएगा? अब ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन पे काम करेगा और उसको बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, किस पे बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन पे काम करके उसको बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, काइम समझ रहे हो? काइम कहां से आ रहा है? काइम कहां से आता है? काइम पेट से आता है। पेट में भजा जो भोजन आपके लुगदी बन जाता है, लेई बन जाता है, उसी को तो काइम बोलते हैं। यही है काइमोट्रिप्सिनोजन, उस काइम पे काम करने वाला एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा अपना। तीसरा कौन सा था हमारा? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इस पे भी ट्रिप्सिन काम करेगा क्योंकि ट्रिप्सिन सबसे बड़ा है, इन चारों में सबसे बड़ा है। इसको किस में बदल देगा? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल देगा। किस में बदल देगा? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल देगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन किस में बदल देगा?
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, इसका प्रो हटा देंगे, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देगा। चौथा एंजाइम कौन सा निकला था? प्रो इलास्टेस, इसको किस में बदल देगा जल्दी बताइए? इलास्टेस में बदल देगा। किस में बदल देगा? इलास्टेस में। प्रो हटा देगा इसका, ठीक है, ट्रिप्सिन। चारों बदल गए, चारों एक्टिव फॉर्म में आ गए। कभी सोचा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलते हैं? एंजाइम्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए निकलते हैं क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में ही रहे ना तो ये खत्म कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, पेनक्रियास को, क्योंकि ये पचाने वाले एंजाइम है, ये किसी भी चीज को खा सकते हैं, इसलिए हमेशा इनकी इनएक्टिव फॉर्म निकाली जाती है। जरूरत पड़ने पर इनको एक्टिव करता है एंजाइम्स, ठीक है। भगवान ने बहुत सोच के शरीर बनाया है। अगर आपके शरीर में सारे एक्टिव एंजाइम होते ना तो वो आपका आंत खा लेते, आपका आमाशय खा लेते, सब खा के खत्म कर देते। इसलिए भगवान जी बोले इनको इनएक्टिव भेजा करो पहले, जब जरूरत पड़े तब इन्हें एक्टिव करो। वही इतने खतरनाक होते हैं, जो ये भोजन पचा सकते हैं तो ये कुछ भी पचा सकते हैं, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म निकलती है, ठीक है। चारों एंजाइम एक्टिव हो गए। अब जो क्या आ रहा था, स्टमक से प्रोटीन आपका टूट चुका था। स्टमक में आपके प्रोटीन पे किसने काम किया था? पेप्सिन ने काम किया था। मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स या इसको आप पेप्टोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब लंबे लंबे ऐसे मैंने बताया ना श्रृंखला होती है अमाइनो एसिड्स की, मान लो उसने 4 कर दी, ठीक है। अभी 4 तो अमाइनो एसिड्स एक साथ है ना, पेप्टाइड्स हैं, पेप्टोन्स बन गए थे। अभी ये बड़ी बड़ी चेन है अमाइनो एसिड्स की, अभी इनको छोटे छोटे चेन्स में तोड़ेगा कौन? जो प्रोटीएज एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अब वो सब एक्टिव हो चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो पेप्टाइड्स को या पेप्टोन्स को पकड़ेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये एंजाइम, ये ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा? सारे एंजाइम काम करेंगे प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। मुख्य एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। सबसे मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। पेट में पेप्सिन, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और अमाशय से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इरिप्सिन, ठीक है। लेकिन सब काम करते हैं। ये ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को किस में तोड़ देगा? डायपेप्टाइड्स में। किस में तोड़ देगा? आपके डायपेप्टाइड्स में। डायपेप्टाइड्स मतलब लंबी लंबी चेन थी, कितनी कर दी? 2-2 की चेन कर दी। डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड के, 2-2 की चेन हो गई। अभी भी कंप्लीट डाइजेशन थोड़ी हुआ है प्रोटीन का। ट्रिप्सिन ने किस में तोड़ दिया इन लंबी लंबी चेन को? डायपेप्टाइड्स में तोड़ दिया और अमाइनो पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? पेप्टाइड्स को ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम किस में तोड़ देते हैं? डायपेप्टाइड्स, डायपेप्टाइड्स, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, डायपेप्टाइड्स और अमाइनो पेप्टाइड्स। अमाइनो पेप्टाइड्स 3 अमाइनो एसिड एक साथ होते हैं और डायपेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स, ठीक है। डायपेप्टाइड्स 2 अमाइनो एसिड की चेन होती है, अमाइनो पेप्टाइड्स 3 अमाइनो एसिड एक साथ लगे होते हैं। इसमें बदल देते हैं ये प्रोटीन को, ठीक है। तो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है, पूर्ण पाचक रस निकलता है, उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए निकलता है ट्रिप्सिन। ये तो बहुत जनरली एकदम वैसी वाली भाषा है, लेकिन आपको पता है कि ट्रिप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता, ट्रिप्सिनोजन निकलता है, काइमोट्रिप्सिनोजन निकलता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडाइज निकलता है, पेप्टाइडेज निकलता है और प्रोइलास्टेस निकलता है। ट्रिप्सिनोजन पे काम करता है एंटीरोकाइनेज, वो बदल देता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन आपके फिर सबको जो है एक्टिव कर देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है और प्रोइलास्टेस को इलास्टेस में कन्वर्ट करता है। उन दोनों का प्रो हटा देता है ना। फिर ये सब मिलके किस पे काम करते हैं? जो काइम से आपके प्रोटीन आ रहा है, काइम बन गया था ना खाना आपके, तो जो क्या बन गए थे? प्रोटीन टूट के पेप्टाइड्स बन गए थे, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। अभी भी ये लंबी लंबी चेन है अमाइनो एसिड्स की, तो इन पर ट्रिप्सिन काम करके इन्हें किस में बदल देता है? डायपेप्टाइड्स में, अमाइनो पेप्टाइड्स में। डायपेप्टाइड्स मतलब अभी भी 2 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं, हमें तो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड चाहिए ना, हमारी बॉडी तो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड यूज करेगी। तो डायपेप्टाइड्स में बदल देता है और किस में बदल देता है? अमाइनो पेप्टाइड्स में। डायपेप्टाइड्स में 2 अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो पेप्टाइड्स में 3 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े होते हैं। मतलब अभी भी इनका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इनका कंप्लीट डाइजेशन करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। वो जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। इतनी बात समझ में आ गई? एंजाइम कौन सा निकला आपके पैनक्रियास से प्रोटीन को टूटने के लिए?
तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए अग्नाशय एंजाइम निकालता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम उन्हें बोलते हैं जो प्रोटीन के ऊपर काम करेंगे। वो आपके 4 थे, कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी और प्रोइलास्टेज। ठीक है, इन्होंने किसमें तोड़ दिया आपके प्रोटीन्स को? प्रोटीन्स आपके ऑलरेडी पेट में थोड़ा सा टूट चुके थे, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुके थे। इन पेप्टाइड्स को ये डाइपेप्टाइड्स में और अमाइनो पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। ठीक है, अब किस पे काम करेंगे? ये करेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है 30% कहाँ टूट चुके थे? 30% आपके ये मुख में सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया था। बचे हुए 70% पे काम करता है आपके अमाइलेज, वही क्या नाम है उसका? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, कैसे काम करता है लिखिए, कार्बोहाइड्रेट का लिखिए, सब लिखेंगे। स्टार्च है, अभी भी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। 70% स्टार्च आपके किस में टूटेगा? माल्टोज में टूटेगा। ठीक है, कौन तोड़ेगा इसे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब पैनक्रियाज से निकलने वाला अमाइलेज एंजाइम किस पे काम करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। और ये भी इसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज क्या होते हैं? माल्टोज आपको पता है ना, माल्टोज ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, इसी को तो हम माल्टोज बोलते हैं। तो अभी भी इनका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी भी इनका कुछ % डाइजेशन बचा है। वो कौन करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी, वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तीसरा कौन बचा? लिपिड्स मतलब वसा, है ना। वसा आपको मैंने बताया थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज तोड़ देता है। पेट में पाया जाने वाला, पेट में लाइपेज पाया जाता है लेकिन बहुत थोड़ा पाया जाता है। पेट में लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। मुख्यतः वसा पे काम करता है पैनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम। वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? वसा को लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। ये गुच्छे में आते हैं, ये बात आपको बता ही चुकी हूँ। गुच्छे में आते हैं तो बाइल इनके ये गुच्छे तोड़ देता है। बाइल इनको क्या कर देता है? बाइल इस गुच्छे को अलग अलग कर देता है, ऐसे अलग अलग कर देता है। इससे अलग अलग करने से क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। तो लाइपेज एंजाइम को अच्छे से जगह मिल गई इनके ऊपर काम करने की, इनको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम को जगह मिल गई। ठीक है, लाइपेज इनको किस में तोड़ देता है? डाइग्लिसराइड में। लिखिए, ट्राइग्लिसराइड में। भाई ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना, वसा आपकी क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड होती है ना, मतलब 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये टूट जाते हैं आपके डाइग्लिसराइड में। कौन तोड़ देता है इन्हें? पैनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज। और मोनोग्लिसराइड में अभी भी एक है, दोनों हैं। ठीक है, अभी भी डाइग्लिसराइड है, मतलब 2 फैटी एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं। इनका कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से इसके क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स हमेशा आपके डक्ट में बहते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके भोजन के पाचन के लिए एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं। तो भोजन के पाचन में हमारे पास भोजन में मुख्यतः 3 कौन कौन से मेजर एलिमेंट होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। कार्बोहाइड्रेट को जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे कौन काम करेगा? पैनक्रियाज से निकलने वाला अमाइलेज एंजाइम काम करेगा। वो किस में तोड़ देगा? माल्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज अभी भी आपके 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी सरल तक टूट चुके हैं। स्टार्च तो लंबी चेन होती है ना ग्लूकोज की, है ना। दूसरी चीज क्या हमने पढ़ी? प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू हो जाता है। पेट में प्रोटीन आपके पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में बदल चुका था। इसमें से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन है वो किसको तोड़ देता है? पैनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन वो किस में तोड़ देता है? प्रोटीन्स को। वो आपके डाइपेप्टाइड्स में और अमाइनो पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अब मैं यहाँ पर एक बार ट्रिप्सिन बोल दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल ट्रिप्सिन काम करता है। डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, तो बार बार सबका नाम मैं नहीं लूंगी। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अमाशय में प्रोटीन पर कौन काम करता है, तो आप लिखेंगे पेप्सिन। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा अमाशय में दूध की प्रोटीन में कौन काम करता है, तो आप बोलेंगे रेनिन। अगर आपसे पूछा जाता है अग्नाशय से कौन सा ऐसा एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन पे काम करता है, तो आप बोलेंगे ट्रिप्सिन। ठीक है, आपके टीजीटी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी में जो मैंने पढ़ाया है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वसा पे कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आपको पता है वसा पे एंजाइम करता है पैनक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज। थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी और वसा को तोड़ने में हेल्प करता है। ये आपके खत्म हुआ एक्सोक्राइन पोर्शन किसका? पैनक्रियाज का।
पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, जो कि 99% पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पैनक्रियाटिक एसिनाए बोलते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? ये भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपके एक्सोक्राइन पोर्शन खत्म होता है। अब आ जाए एंडोक्राइन पोर्शन पे। भाई पैनक्रियाज तो 2 ग्रंथि से मिलकर बनी है ना, इसलिए तो मिश्रित ग्रंथि है। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी। कौन था स्रावी? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी है मतलब ये क्या करेगा? अंदर ही अंदर कौन सी चीज बहती है? हॉर्मोन्स बहते हैं। क्या बहते हैं? हॉर्मोन्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पैनक्रियाज से निकलने वाले हॉर्मोन्स का, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भले ही ये पैनक्रियाज का केवल 1% है, ठीक है, लेकिन ये 1% होते हुए पैनक्रियाज की पूरी बॉडी की ऐसी की तैसी करते हैं ये। अगर ये नहीं होते हैं ना तो मजा मालूम पड़ जाता है। तो करें पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन करें अब हम लोग। चलिए ठीक है। पैनक्रियाज में 1 से 2% मैंने आपको बताया आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस पाए जाते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, ऐसी सेल्स हैं जो क्या हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है। लैंगरहांस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पर ही इन्हें लैंगरहांस की द्वीपिकाएं बोला जाता है। अगर मैं ये चीज है आपके, ये है वाइट वाइट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ऐसे कर लूं, बड़ा कर सकती हूं ना बड़ा। एक सेल को मैंने बड़ा करके देखा तो मैंने क्या देखा? इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? फिर से बड़ा कर लेते हैं इसको। बड़ा करके देखा, इसे बहुत बड़ा करके देखा तो देखा इसमें बीटा सेल है, इसमें अल्फा सेल है, ठीक है, एक इसमें डेल्टा सेल भी पाया जाता है, डेल्टा सेल भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। हमारे काम के 2 हैं, मुख्यतः तो 2 ही होते हैं, तो हम मुख्य पहले 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा? अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है। तो पहले हम बात करेंगे बीटा सेल्स की। बताइए बीटा सेल्स, पेनक्रियाज की लैंगरहांस की द्वीपिकाओं में पाए जाने वाला बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, किसका स्त्रावण करते हैं? जल्दी आंसर करिए। क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन भगवान है आपकी शरीर के लिए, ठीक है, इंसुलिन बनाते हैं। ठीक, इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। कहाँ कम करता है? ब्लड में। रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन आपके इंसुलिन करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, अब आपने आज दबा के समोसे खाए हैं मजे से, ठीक है, समोसे खा लिए, आलू की टिक्की खा ली, खूब मिठाई खाई, अभी दीपावली आने वाली है, सब खूब मिठाई खाएंगे, ठीक। तो हमने क्या करा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लिया ना, हमारी बॉडी में बहुत ग्लूकोज हो गया है। कोई बात नहीं, ग्लूकोज हो गया तो कोई बात नहीं, बुराई नहीं है। चलो इसको स्टोर कर देंगे। कहाँ स्टोर कर देंगे? लीवर में स्टोर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा, मसल्स में स्टोर हो जाएगा। अभी मैं बताती हूँ। ये काम करवाता कौन है? लिवर की हेपाटोसाइट से ये काम कौन करवा रहा है? ये काम इंसुलिन करवाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पैनक्रियाज ये पिट्यूटरी से रेगुलेट नहीं होती, ये पिट्यूटरी से बिना रेगुलेट हुए काम करती है। ये बात मैं आपको सबसे पहले ही बता चुकी हूं जब मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाई थी, कि शरीर में 2 ग्रंथि ऐसी होती हैं, एक तो पैनक्रियाज और एक पैराथायरॉइड। ये दोनों पिट्यूटरी से, मैंने बताया था ना, दोनों पी होती हैं, सेम होती है। कहती चल चल हमें मत सिखा, तू भी पी है हम भी पी हैं, तू अपना काम देख हम अपना काम देखेंगे। ये पैनक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके, पैनक्रियाज और पैराथायरॉइड ग्लैंड पिट्यूटरी से रेगुलेट नहीं होती, पिट्यूटरी इन्हें नहीं नचा पाती है, ठीक है। ये स्वतंत्र होकर काम करती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दी है। अब जो बीटा सेल्स हैं, इनसे निकलता है आपके इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, ठीक है। इंसुलिन शरीर की 2 सेल को टारगेट करता है, 2 सेल को। चलिए बना लेते हैं कौन कौन सी सेल्स हैं वो जिन्हें टारगेट करता है इंसुलिन। देखिए ऐसे समझिए, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है। यहाँ क्या है? यहाँ ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये आपका लिवर है। क्या है आपका? ये लिवर है। और ये आपकी क्या है? सेल है, बॉडी की सेल है, ठीक है। लिवर में आपको पता है हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स हैं लिवर में,
ठीक है। ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है ब्लड में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या हो गया ब्लड में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंसुलिन ने क्या करा, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर करवा दिया, लिवर में स्टोर करवा दिया। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये मैं आपको इतना याद करा दूंगी ना, इतना याद करा दूंगी कि आप जीवन में भूलेंगे नहीं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये होता क्या आप कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ने लीवर की हेपाटोसाइट्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करा दिया। ये आपके कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। क्या कहलाएगा ये, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब भाई लिवर की एक हद है, एक लिमिट है ग्लाइकोजन को स्टोर करने के। आपने दबा के आज समोसे खा लिए हैं, दबा के आलू की टिक्की खाई है भाई, इतनी मिठाई खाई है, तो एक लिमिट तो है ना, लिवर एक लिमिट में तो स्टोर कर पाएगा ग्लाइकोजन को। तो इसकी दूसरी टारगेट सेल होती है एडिपोज टिश्यूज, एडिपोसाइट्स। अब आपको पता है एडिपोज टिश्यूज में फैट आपके स्टोर होता है, वसा स्टोर होती है। तो ये ग्लूकोज को वसा में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन, और कहता है जाओ इसमें स्टोर हो जाओ जाके। अब जो बचा है ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज, लिवर तो बेचारा कर चुका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर जितना कर सकता था। अब वसा की जैसे जाके, जैसे वसा स्टोर हो गया एडिपोज टिश्यू में, तुम भी जाके स्टोर हो जाओ। तो इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक तो इसने लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस करवा दिया, अब ये एडिपोज टिश्यूज के पास चला आया है और इसमें ये आपके ग्लूकोज को स्टोर करवा देता है फैट की फॉर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिपोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आंसर करिए इसको। लिपोजेनेसिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, है ना, लिपोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक। अब ग्लूकोज कहता है, किससे कहता है, आपके इंसुलिन से। हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं, हम नहीं घुस पा रहे हैं हेपेटोसाइट्स में, हम नहीं घुस पा रहे हैं एडिपोज टिश्यूज में, करो ना कुछ, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, नहीं जा पा रहे, आओ हम करवा देते हैं। तो ये आपका लिवर है, ये लिवर है आपका, ठीक है, और ये आपकी सेल है। आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूज कर पाती है क्योंकि यहां पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अभी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर आज इमेजेस लाई हूं मैं ढूंढ के, आपको दिखाऊंगी। इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इंसुलिन इन पे चिपक जाता है, जाके इन पे चिपक जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर करवाता है, ठीक है। एक ग्लूकोज सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं, मैंने आपको ये चीज एब्जॉर्प्शन में पढ़ाई है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इंसुलिन यहां पर एक रास्ता बनाता है ग्लूकोज के लिए, सेल में ऐसे रास्ता बना देता है ग्लूकोज के लिए कि ग्लूकोज आ जाए अंदर, सेल के अंदर आ जाए। हर सेल के अंदर ऐसे रास्ते बना देता है ग्लूकोज के लिए। इसे बोलते हैं GLUT4। क्या बोलते हैं, GLUT4। GLUT4 का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। GLUT4 का मतलब हुआ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, मतलब जो ग्लूकोज को सेल के अंदर कर दे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहलाते हैं वो, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। ब्लड में ये ब्लड वेसल है, ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल है आपकी, इसमें ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड के लिए अच्छा नहीं है। आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज का यूज कौन करता है, ग्लूकोज का यूज सेल करती है एनर्जी के लिए, सेल करती है ना एनर्जी के लिए। सेल तक ग्लूकोज पहुंच जाए और ग्लूकोज एनर्जी के लिए उसका यूज कर ले, इसके लिए हेल्प करता है इंसुलिन। इंसुलिन हेल्प करता है। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देता है। ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन बन गया लीवर के सेल्स में। बहुत अच्छी बात हुई, अभी भी बच गया। लिवर की एक औकात है, एक औकात तक ही लिवर अपने अंदर जो है ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाता है। अभी भी आपने इतनी मिठाई खा ली, अभी बचा हुआ ग्लूकोज है, तो फिर ये जाता है एडिपोसाइट्स के पास, मतलब एडिपोज टिश्यूज के पास। एडिपोज टिश्यूज वसा को अपने अंदर करती हैं, तो ये ग्लूकोज को वसा में बदलवा देता है, लिपोजेनेसिस करवा देता है ना। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड्स बन रहे हैं, वसा बन रहे हैं, और वसा को किसमें स्टोर करवा देता है, आपके
किस में स्टोर करवा देता है? एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ग्लूकोज इतने बड़े बड़े हैं, ग्लूकोज कहते हैं हम ऐसे नहीं जा सकते, हम जा ही नहीं पाएंगे, तो इंसुलिन ही इसमें हेल्प करता है। कैसे करता है इंसुलिन हेल्प? सब देखेंगे अब इस चीज को और ध्यान से सुनेंगे। ये आपकी सेल है, मान लीजिए ये आपकी सेल है, ठीक है। सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे सेल आपका कवर रहता है। सेल क्या है? शरीर की कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे बेसिक यूनिट होती है ना। ये आपके ऐसे, अभी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस आपको दिखाऊंगी, ऐसे मोटी मोटी सी सेल मेम्ब्रेन होती है, वसा की मेम्ब्रेन होती है, ठीक। तो इतनी मोटी है। ये आ रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज हेक्सागोनल होता है ना, ये ग्लूकोज आ रहा है। ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है अंदर, ग्लूकोज कह रहा है हम कैसे जाएं, तो इंसुलिन कहता है अरे हम हैं तो इंसुलिन के आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स मतलब जो इंसुलिन को रिसीव कर लें। हर सेल के ऊपर ग्लूकोज इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन इसमें जाके चिपक जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये रास्ते बनवा देता है ग्लूकोज के लिए। ऐसे इन्हें रास्तों को हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब इसके रास्ते ग्लूकोज आसानी से सेल के अंदर चला जाता है आसानी से सेल के अंदर। इस रास्ते को GLUT4 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये आपके इंसुलिन करता है और ये अंदर आसानी से इससे ग्लूकोज सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल भूखी होती है, सेल ग्लूकोज को खा लेती है, क्योंकि सेल का खाना ग्लूकोज है, ठीक है। ये होता है आपके इंसुलिन का फंक्शन। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए कौन निकलता है? उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलता है। इस कंडीशन को आपके बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे आप? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कौन करता है? हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन करता है। ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कम करने का काम इंसुलिन करता है। रक्त शर्करा का नियमन इंसुलिन करता है। इंसुलिन सेल तक ग्लूकोज को लेकर के जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाता है लिवर में और एडिपोज टिश्यूज में। तभी आप पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो यकृत और मांसपेशी दोनों में स्टोर होते हैं। यकृत और मांसपेशी दोनों में संग्रहित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यकृत में संग्रहित होते हैं। जब यकृत की कैपेसिटी फुल हो जाती है तब फिर ये उनको कहाँ स्टोर करवा देता है? आपके एडिपोज टिश्यूज में, फैट की फॉर्म में बदल देता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी मोटापा कॉज होता है। अब समझ में आया क्यों मोटापा कॉज होता है? चलिए, तो हाइपोग्लाइसेमिक किसने कर दिया? हाइपोग्लाइसेमिया किसने कर दिया? इंसुलिन ने। अब मान लीजिए आपने भूखे हैं, आपने व्रत रखा हुआ है, आप स्टारवेशन में हैं, आप बिल्कुल भूखे हैं, तो पेनक्रियास के पास एक और टाइप ऑफ सेल है, वो है अल्फा सेल्स। कौन सी है? अल्फा सेल्स। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? रक्त में अगर शर्करा का एक लेवल है, कितना है? 80 to 120 mg पर लीटर, यही तो है। ये क्वेश्चन हर बारी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। रक्त में शर्करा का स्तर, एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको रक्त में शर्करा का स्तर, ब्लड में इसका क्या बोलते हैं इसका, ब्लड में, अरे ये हीमोग्लोबिन का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये सारे लेवल्स कराऊंगी मैं, ठीक है। किसमें कितना लेवल, कितना नॉर्मल होना चाहिए, अधिकतम, ये सब एक अलग स्पेशल वीडियो मिलेगा एग्जाम टाइम पर। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो 80, 100, 120 आपको पता है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर टीजीटी में भी पूछा गया था। शर्करा का स्तर होता है, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो इंसुलिन आएगा दौड़ता हुआ और ले जाएगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, और अगर इससे कम हो गया है तो अल्फा सेल से निकलता है आपके ग्लूकेगॉन। क्या निकलता है? आपके ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है ग्लूकेगॉन? अगर रक्त में शर्करा का स्तर कम हो गया है तो ये तुरंत आता है और लिवर की हेपेटोसाइट से ग्लाइकोजन को निकलवाता है और क्या करता है? शर्करा का स्तर बढ़वा देता है। कौन करता है ये काम? ग्लूकेगॉन करता है, ठीक है। तो आपको पता है अच्छे से, ये ब्लड वेसल है, इसमें आपके ग्लूकोज का लेवल कम है। ये आपके क्या है? ये आपके लिवर है। तो लिवर से ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जल्दी बोलिए, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाएगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ था, जब कभी भी आपके रक्त में शर्करा का स्तर नीचे हो जाता है तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है और रक्त शर्करा को नियमित करता है।
ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। आपको पता है ये चीज, अच्छे से समझा दी है मैंने, ठीक है। दोनों का काम हो गया, समझ में आ गया। अब कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए, अब एक ये इमेज भी देख लीजिए, ये इसलिए लगाया मैंने, इसमें देखिए स्प्लेन है, स्प्लेन, ये तिल्ली दिख रही है। तो एक इमेज आपको दिमाग में आ जाएगी कि कहाँ पर होती है तिल्ली। दिख रही है ना तिल्ली, स्प्लेन, जो कि ग्रेवयार्ड है आपके आरबीसी का। इसको भी पढ़ाना है, इसको पढ़ा दूंगी बाद में। ये क्या है? ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है? पेनक्रियाज है। और ये क्या है? स्प्लेन है। डेल्टा सेल का कुछ ऐसा काम नहीं होता है। जो डेल्टा सेल्स होती हैं, इसमें से आपके सोमैटोस्टैटिन निकलता है, ठीक है। कौन सा निकलता है? सोमैटोस्टैटिन। ये जो है इन दोनों के लेवल को, मतलब इन दोनों की लड़ाई को, बस लड़ाई क्या, मतलब इन दोनों के लेवल को नियमित करता है, इंसुलिन को भी और ग्लूकेगॉन को भी। इसका एज सच कोई इतना खतरनाक फंक्शन नहीं होता है। मेन फंक्शन अल्फा सेल और बीटा सेल से निकलने वाले हॉर्मोन्स का होता है। और ये है क्या? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है क्या? ये हॉर्मोन्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एंडोक्राइन पोर्शन से रिलीज हो रही है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज हो रही है पेनक्रियास के। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पोर्शन है, अंतःस्रावी पोर्शन है ये पेनक्रियास का, मतलब ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, ये बात ध्यान रखिएगा, एंजाइम नहीं। आंसर कराइएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये पिक्चर समझ में आ गई? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ग्लूकोज सेल में, मैंने अभी आपको बताया, इंसुलिन की वजह से जा पाता है। क्यों? ये सेल है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज जा पाता है इंसुलिन की वजह से। क्यों? क्योंकि सेल के ऊपर इंसुलिन के क्या पाए जाते हैं? जरा जल्दी बताइए, क्या पाए जाते हैं? सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स मतलब जो इंसुलिन को रिसीव कर पाते हैं, इंसुलिन को समझ पाते हैं। अरे इंसुलिन भैया तुम आ गए, आ जाओ हमारे ऊपर बैठ जाओ, आओ, आ गए, ग्लूकोज को अंदर ले जाने आए हो ना, आओ आओ आ जाओ। ये रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हीं की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर तक जा पाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर सेल से कह करके ग्लूकोज के सेल के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनवाता है। मैंने आपको बताया, उसे आप GLUT4 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? GLUT4 के नाम से जानते हैं। ये रास्ता प्रोटीन का बना होता है, इसलिए आप प्रोटीन के फंक्शंस में पढ़ते हैं कि प्रोटीन ग्लूकोज को या अदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इधर से उधर जाने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई? बट एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जहां ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल तक जा नहीं पाती है, या सेल उसको एनर्जी के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। अब अगर सेल, ये जो सेल हैं, ये अगर ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे एनर्जी के लिए, तो ये रोएंगे, ये रोएंगे क्योंकि ये भूखे हैं, ये रोने लगेंगे, ये भूखे हैं। तो ग्लूकोज आपके कहाँ भरा पड़ा है? ग्लूकोज आपके भरा पड़ा है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल मतलब आपकी खून की नली में ग्लूकोज भरा पड़ा है। तो हम ऐसे ग्लूकोज का क्या करेंगे? हमें ऐसे ग्लूकोज से तो नुकसान हो रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा रहा है, सेल इसको यूज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। क्यों सेल यूज नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन ही तो था जो सेल तक ग्लूकोज को लेके जा रहा था। अब जब इंसुलिन नहीं है तो सेल तक ग्लूकोज को लेके जाएगा कौन? इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा कौन? ये बीमारी कहलाती है आपके डायबिटीज मेलिटस। क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलिटस। इसे मधुमेह बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह, एक ऐसी समस्या है जहां पर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये सेल तक नहीं जा पा रहा है। सेल्स भूखी मर रही हैं, सेल्स ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है जिसको डायबिटीज मेलिटस होता है वो बहुत कमजोर फील करता है, उसकी आंखें धुंधलाने लगती हैं, उसको बहुत कमजोरी फील होने लगती है, और वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है ना? है ना? समझ में आ गया? डायबिटीज मेलिटस आपके दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। एक होता है टाइप 1 और एक होता है आपके टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2। सबसे पहले टाइप 1 को डिस्कस कर लेते हैं, है ना? डायबिटीज मेलिटस मधुमेह में टाइप 1। टाइप 1 स्टूडेंट जुवेनाइल डायबिटीज कहलाती है। जुवेनाइल डायबिटीज मतलब जो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में, ठीक है।
एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन मतलब ये बिल्कुल इसमें क्या नहीं है, बिल्कुल भी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है ये। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बॉडी आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारी WBC है, वो कंफ्यूज हो गई हैं और वो इंसुलिन को ही मार रही हैं। इसलिए इस बीमारी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप 1 को आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको एक बार वो पढ़ाया था, सीलियाक डिजीज पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि सीलियाक डिजीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बॉडी में अच्छी चीज़ों को ही ख़त्म करने लगता है। तो इसमें छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है? ये तो उनको जन्म से ही मिली है बीमारी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उनकी खुद की इम्यूनिटी ही इंसुलिन का ख़त्म कर दे रही है, इंसुलिन को मार मार के ख़त्म कर दे रही है, इंसुलिन बनने ही नहीं दे रही है बॉडी के अंदर। तो ये टाइप 1 बीमारी है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं है, इसमें इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं, 0/0 है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि खुद की सेल्स खुद को मार रही हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसीलिए टाइप 1 को आपके जुवेनाइल इंसुलिन भी बोलते हैं या जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये पैनक्रियाज को खत्म करने पर लगा रहता है। टाइप 1 की बीटा सेल्स ही खत्म कर देता है आपकी बॉडी का इम्यूनिटी, इसलिए ये छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इंसुलिन होता ही नहीं है, इसलिए इसको कभी हम क्योर नहीं कर सकते। तो टाइप 1 को कभी सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाहर से बड़े बड़े इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन बच्चों को लगते हैं। ठीक है, ये है टाइप 1। सबको समझ में आ गया टाइप 1 क्या होता है? इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि खुद की इम्यूनिटी खुद के इंसुलिन को ही खत्म कर दे रही है, बीटा सेल्स ही खत्म कर दी है WBC ने मार मार के। और आपको पता है WBC से खतरनाक कुछ भी नहीं है बॉडी के अंदर, वो इम्यूनिटी है। अगर वो कंफ्यूज हो गई तो वो लाइफ टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाती है। टाइप 2 पूरी हमारी गलती है, पूरी हमारी गलती। टाइप 2 एज के साथ साथ भी हो जाती है और एक गलती की वजह से भी होती है। जैसे कम लोगों की कम एज में अगर आपको देखने के लिए मिल रही है, 25-30 साल में टाइप 2 देखने के लिए मिल रहा है, इसमें क्या है? इंसुलिन है, इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वही चीज, सेल से इसके रिसेप्टर्स खत्म हो गए। ये जो रिसेप्टर्स थे जो इंसुलिन को रिसीव कर रहे थे, ये खत्म हो गए। ये क्यों खत्म हो गए? ये इसलिए खत्म हुआ क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप दिन भर टिक्की समोसे चाट पकौड़ी खाने में ही लगे रहते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं है। सारा दिन आप मोबाइल में PUBG खेलते हैं, सारा दिन वो मोबाइल में चैटिंग करते हैं, गप्पे मारते हैं एक दूसरे से व्हाट्सएप पे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है? सेल से इंसुलिन के रिसेप्टर्स टूटने लगते हैं, ये खत्म होने लगते हैं रिसेप्टर्स। और आपको पता है जहां रिसेप्टर खत्म हुए तो इंसुलिन जब आएगा नहीं रिसेप्टर के पास तो ग्लूकोज सेल से लड़ता चला जाएगा, लेकिन सेल उसको अंदर ले ही नहीं पाएंगी, सेल उसको अंदर ले ही नहीं पाएंगी। तो ये आपके एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए इसको लाइफ स्टाइल इंसुलिन डायबिटीज भी बोलते हैं या लाइफ स्टाइल डायबिटीज भी बोलते हैं टाइप 2 को। इसको आप ठीक कर सकते हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल सुधार लीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दीजिए लेना, टिक्की चाट पकौड़ी मिठाई थोड़ा खाना कम कर दीजिए। और दूसरी चीज, एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका इंसुलिन भी अच्छे से बने और सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स दोबारा बन सके, ताकि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो उसमें यूज हो सके, सेल उसका यूज कर सके। ठीक है, तो ये था आपके टाइप 2। टाइप 2 को आप सही कर सकते हैं, टाइप 2 को आप सही कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल सही करके से सही कर सकते हैं। एक आपके डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, आपने सुना होगा जेस्टेशनल डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है ये स्पेशली आपकी गर्भावस्था में देखने के लिए मिलती है। गर्भवती महिलाओं में कभी कभी वो बेचारी डायबिटिक नहीं होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बेचारी डायबिटीज से शिकार हो जाती हैं। तो इस बीमारी को आपके जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज के टाइप्स आपको समझ में आ गए। मुख्यतः 2 प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1
बिल्कुल बचपन से होने वाली बीमारी है, इसमें इंसुलिन होता ही नहीं है बॉडी के अंदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि खुद की इम्यूनिटी खुद के इंसुलिन को ही खत्म कर रही होती है, इसलिए इसको जुवेनाइल आपके डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। टाइप 2 पूरी हमारी गलती है। एज के साथ साथ भाई लोगों की एक्सरसाइज वगैरह भी कम हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स टूटने लगते हैं, और जो है आपके सेल किसका यूज़ नहीं कर पाती हैं, ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से आपको डायबिटीज मेलिटस कॉज होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज कौन सी डायबिटीज होती है? जो गर्भावस्था के समय हो जाती है, उस डायबिटीज को हम जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। एलटी ग्रेड का ये क्वेश्चन था आई थिंक। अब देखिए, ये रही शानदार पिक्चर, मेरी फेवरेट पिक्चर, इतना ढूंढी है मैंने तब जाकर के ये मिली है। यही तो मैं आपको बताती रहती हूँ। ये देखिए, ये है वो प्रोटीन ग्लूट जिसे मैं आपको बताती रहती हूँ। ये देखिए, ये बताती हूँ कि नहीं बताती हूँ। ये जो लेयर देख रहे हैं आप, ये वाली, ये मोटी मोटी लेयर, ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। ये जो सेल होती है ना आपकी, ये मान लीजिए सेल है आपकी, सेल है, सेल मतलब कोशिका। तो इसके बाहर जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये आपके लिपिड्स की बनी होती है, आपके वसा की। जो आप फैट खाते हैं, जो आप वसा लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वही तो आपके सेल्स की मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड कुछ नहीं है, जब लिपिड्स और फॉस्फोरस आपस में मिल जाते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। तो ये ऐसी कुछ होती है सेल, ये डिजाइन कुछ ऐसी होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से, और इधर से ऐसे ऐसे। तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन है। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहीं पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं आपके इंसुलिन के। ये लगे तो हैं, ये लगे हैं, ये रिसेप्टर है इंसुलिन के, ये लगे हैं। ये देखिए, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इंसुलिन के ब्लू ब्लू कलर का इंसुलिन है, ये चिपक गया इसके ऊपर आके। और ये देखिए, ये आपकी शुगर है, ये ग्लूकोज है ग्लूकोज, दिख रही है? ये जा रही है प्रोटीन के अंदर से। ये देखिए, इसमें ग्लूट बना दिया, ये GLUT4 है, GLUT4। अब आप देखिए, ये कैसे इसको पार करके अंदर आ पाएंगे? नहीं आ पाते हैं इसको पार करके अंदर। तो इंसुलिन इनके लिए एक रास्ता बना देता है। देखिए, इस रास्ते से होते हुए अंदर आ रहा है। बहुत ढूंढा है मैंने ये पिक्चर, बहुत ढूंढा है, तब जाकर के मुझे ये पिक्चर मिला है। बहुत ढूंढा है मैंने कि मैं कैसे समझाऊं बच्चों को कि GLUT4 होता क्या है। ये देखिए, ये रास्ता बना है, बन गया रास्ता, दिख रहा है सबको। ये रियलिटी पिक्चर है, ये रियल में होता है ऐसा स्टूडेंट। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी बनी होती है आपकी, मोटी मोटी, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। जब मैं सेल पढ़ाऊंगी ना, सेल मेम्ब्रेन, आपको बताऊंगी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, ये इस तरीके से क्यों है, ऊपर ये ऐसे फूला हुआ क्यों है, ऐसे। ये फॉस्फोरस वाला पोर्शन होता है, लिपिड्स वाला पोर्शन अंदर आ जाता है, और ये भी फॉस्फोरस वाला पोर्शन है। तभी ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है आपकी सेल की। जो मेम्ब्रेन होती है, जो दीवार होती है, जो सेल को सुरक्षा देती है, उसके ऊपर ये ऐसे ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं इंसुलिन के। और ये देखिए, ये रास्ता बनाता है इंसुलिन। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं कि आ जाओ, अंदर आ जाओ सारे न्यूट्रिएंट्स। ऐसे होते हुए सेल के अंदर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इंसुलिन आके लग गया है और आराम से ग्लूकोज अंदर आ पा रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इंसुलिन की कोई ना कोई या तो कमी होगी, या आपके जो है सेल ये अंदर ले नहीं पा रही है, तो ये आपके अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, सेल भूखे मर रहे हैं। एक दूसरा इमेज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लू कलर से इंसुलिन है, और ये आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज हैं। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों दिखा रहे हैं। देखिए, टाइप 1 में देखिए, इंसुलिन के रिसेप्टर्स है ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं, है इंसुलिन तो नहीं होता ना टाइप 1 में। देखिए, सारी ग्लूकोज ये बाहर पड़ी है, सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है, वो सेल के अंदर लेके कैसे जाएंगे? जब इंसुलिन ही नहीं है तो सेल के अंदर लेके कैसे जाएंगे? GLUT4 खुलेगा ही नहीं। GLUT4 तो तभी खुलेगा ना जब इंसुलिन होगा। और ये देखिए, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड, सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं आपके टाइप 2 में। इंसुलिन है, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से ये रिसेप्टर या तो खत्म हो चुके हैं, या एक कमजोर पड़ चुके हैं, और जो आपके जो ग्लूकोज है वो बाहर पड़ा है, वो अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा है, ठीक है। अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा है। इंसुलिन है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल की वजह से रिसेप्टर्स इंसुलिन के खराब हो गए। तो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। और इसी तरीके का बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है आपकी सेल का। ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, और यही आपके ये प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो अपने अंदर से एक रास्ता बना देते हैं और सेल के अंदर किसी भी चीज को आने देते हैं। क्लियर है? इसी का नाम है GLUT4। बहुत चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट,
ठीक है, समझ में आ गया सबको? आज सबको समझ में आ गया क्या है GLUT4, क्या होता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर सारे ये जा पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर कैसे जा पाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक कोमा, ये एक ही चीज है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कोमा एक ही चीज है। ठीक है, क्लियर हो गई? नहीं, पहले लाओ डायबिटीज के वो बता दूं आपको, क्या कहते हैं, इसको सिम्टम्स बता दूं। हाँ, तो अब हमने क्या पढ़ा, डायबिटीज समझ गए हम कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पे भर भर के ग्लूकोज है, सेल रो रहे हैं, सेल आपके ग्लूकोज को ले ही नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर्स ही नहीं है इनके पास, बेचारे को रास्ता ही नहीं मिलेगा अंदर जाने का। अभी आपको मैंने इमेज दिखाया। तो बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ब्लड तो किडनी के पास भी जाता है। अब किडनी से नॉर्मल कंडीशन में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है टीजीटी में, ना जाने पीजीटी में, नॉर्मल कंडीशंस में क्या देखने को नहीं मिलता। तो नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता, कभी भी ग्लूकोज नहीं आता नॉर्मल कंडीशन में। यूरिन में ग्लूकोज छन जरूर जाता है किडनी से, लेकिन रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जब किडनी पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज समझाऊंगी। किडनी सब कुछ छान लेती है रक्त में से, सब कुछ छान लेती है, लेकिन अच्छी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छी चीजें दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और बुरी चीजें किडनी से बाहर निकल जाती हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कभी भी ग्लूकोज बाहर नहीं निकलता, टॉयलेट में बाहर नहीं आता। बट इन डायबिटीज मेलिटस में पेशेंट की यूरिन से क्या बाहर निकलता है, ग्लूकोज बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने वाला इतना ग्लूकोज हो गया है ब्लड वेसल में, किडनी भी छान नहीं है, और बेचारा रीअब्जॉर्प्शन भी हो जा रहा है थोड़े बहुत ग्लूकोज का, लेकिन फिर भी ग्लूकोज बाहर आ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज अब अनाथ की तरह हो गया है। उसका पापा बन ही नहीं रहा है, उसके पापा मम्मी है ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं जो उसको सेल तक लेके जा पाए, जो ग्लाइकोजन में उसको स्टोर करवा पाए, जो उसको एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करवा पाए, वो अनाथ हो गया। तो बेचारा यूरिन में आने लगता है। ठीक है, यूरिन में आने लगता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में ग्लूकोज उनके यूरिन में आता है, उनके यूरिन पे चीटे लग जाते हैं, उनका यूरिन मीठा होता है टेस्ट में। अब आई डोंट नो कैसे मीठा होता है, लेकिन मीठा होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। तो ये सिम्टम है आपके, लक्षण है, किसका लक्षण है ये? ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज मेलिटस का, ग्लूकोज का यूरिन में आना, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अब जब ग्लाइकोज बाहर निकल रहा है, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, बहुत तेज ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकल रहा है, पीछे वाटर भी आ रहा है, उसके पानी भी आ रहा है, क्योंकि पानी में ही तो ग्लूकोज जाएगा, बाहर जा रहा है, बहुत यूरिन हो रही है, तो पॉलीयूरिया देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब आना, बार बार मूत्र आना, डायबिटीज के पेशेंट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आने लगेगा, यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब बहुत टॉयलेट आएगा। जब बहुत टॉयलेट आएगा, बहुत पानी बाहर जा रहा है, तो बहुत प्यास भी लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया क्या होगा? बहुत प्यास लगेगी, पानी ज्यादा बाहर निकल रहा है, प्यास भी ज्यादा लगने लगेगी, तो आपको पॉलीडिप्सिया भी देखने के लिए मिलता है। तो ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है टॉयलेट के साथ, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। डायबिटीज मेलिटस के आपके ये सिम्टम है। पॉलीयूरिया, बार बार फ्रिक्वेंट टॉयलेट आएगा, क्योंकि ग्लूकोज, वाटर को ग्लूकोज बहुत पसंद है, जैसे ही ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है शरीर से, तो उसके पीछे वाटर भी आता है, तो पॉलीयूरिया देखने के लिए मिलता है। और तीसरा आपका मेन दिखता है पॉलीडिप्सिया, जब बार बार आपको इतनी टॉयलेट आएगी, फ्रिक्वेंट टॉयलेट आने लगती है, तो उसकी वजह से प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया देखने के लिए मिलता है। तो ये सिम्टम्स होगा आपके किसके? डायबिटीज के। और इसके अलावा आपके ब्लड विजन है, मतलब देखने में कठिनाई होती है, शरीर में फटीग होती है, कमजोरी होती है, ये तो है ही है। ठीक है, अब हम डायबिटिक कोमा की बात कर लेते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है? यह कंडीशन है जब आपका ब्लड का ग्लूकोज सेल यूज नहीं कर पाते हैं। ये कैसी कंडीशन है? जब आपके ब्लड का ग्लूकोज, ये ब्लड वेसल है,
इसमें भर भर के ग्लूकोज है, लेकिन इसको आपके जो सेल्स हैं वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्लूकोज अंदर ही नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है वो बात आपको कितनी बार बता दी, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तब क्या होता है, अब आपके सेल तो भूखे हैं ना, आपके सेल तो भूखे हैं, तो ये फैट को और प्रोटीन को तोड़ने लगते हैं एनर्जी के लिए। उन्हें तो एनर्जी चाहिए ना, ये फैट और प्रोटीन को तोड़ने लगते हैं एनर्जी के लिए। जब फैट और प्रोटीन आपके एनर्जी के लिए टूटने लगते हैं स्टूडेंट, तो आपकी बॉडी में कीटोन्स बॉडी बनती है। फैट के टूटने पर, प्रोटीन के टूटने पर भले ये एनर्जी देते हैं, लेकिन ये एक बॉडी बनाते हैं, कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडी भी एनर्जी देती है, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर होती है। एसिडिक मतलब अम्लीय होती है, और अम्लीय होती है इसके साथ साथ ये जहरीली होती है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा आपने या तो आपका बॉडी में ग्लूकोज यूज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या आप हड़ताल पर बैठ गए, आप स्टारवेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल भूखे हैं, आप हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, तब भी तो आपकी बॉडी फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ने लगेगी। तो दोनों कंडीशन में, ग्लूकोज बॉडी में है, यूज नहीं हो पा रहा है, तब भी कीटोन्स बॉडी बनेंगी, और या तो आप बिल्कुल ग्लूकोज ले ही नहीं रहे हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो चुका है, इंसुलिन तो है लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो चुका है, और फैट्स और प्रोटीन टूटने लगे हैं और वो ग्लूकोज बना रहे हैं, तब भी आपके कीटोन्स बॉडी बनेंगी। ठीक है, कीटोन्स बॉडी बनती हैं, और जब कीटोन्स बॉडी बनती हैं तो ये आपके एसिडिक होती हैं, जहरीली होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके ब्रेन को क्या कर देती हैं, ब्रेन के फंक्शंस पे असर डालती हैं, और आदमी कोमा में चला जाता है। किस में चला जाता है? कोमा में। अगर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडी बन रही है तो ये आपके यूरिन में भी दिखाई देंगी। तो डायबिटीज़ में एक टेस्ट भी होता है, कीटो यूरिया, वो चेक किया जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई कीटोन बॉडी निकल रही है, आपके यूरिन में कीटोन बॉडी आ रही है, इसका मतलब इनका ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, और उस चक्कर में फैट का जो फंक्शन है और प्रोटीन का जो फंक्शन है वो तो वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, वो प्रोटीन एनर्जी के लिए टूट रहे हैं बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडी दिख रही है इनके यूरिन में, तो इसका मतलब इनके ब्लड में कीटोन्स है, इसका मतलब ये डायबिटीज़ के पेशेंट है। ठीक है, या डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, आप बिल्कुल ग्लूकोज ले ही नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, तब भी आपका बॉडी क्या करेगी, फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी लेने लगेगी, तब भी आपको कीटोन्स बॉडी देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके डायबिटिक कोमा कॉज होता है। डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, एक ही चीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन ये बेचारा मर जाता है, ये नष्ट होने लगता है, इसके न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं, ऐसी की तैसी इसकी हो जाती है, और ब्रेन आपके कोमा में चला जाता है। ठीक है, ब्रेन आपके कोमा में चला जाता है, क्योंकि कीटोन्स बॉडी एनर्जी जरूर दे रहे हैं लेकिन ये जहरीले हैं, ये एसिडिक हैं। ठीक है, इस कंडीशन को आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डायबिटिक कोमा बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। पूरा लेक्चर आपका खत्म हो गया है पेनक्रियास का। पेनक्रियास, डायबिटीज, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, सब सिम्टम्स सब कुछ आपको समझा दिया है। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, अगर रहती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी भी नहीं करा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोग का फीडबैक देखकर। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।